वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आपके सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 13 जो है लॉ का पेपर, उसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको याद होगा इससे पहले जो मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। और मैंने कहा था कि एक पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए जो है वो लेके आऊंगी। सो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब अपने एग्जाम्स बहुत ही पास हैं, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होगा, स्पेशली लॉ के लिए फर्स्ट एग्जाम है अपना, कैसे करना है क्या करना है एग्जाम में जाके हम नर्वस हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप ध्यान से सुन के जाओगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना इसको। चलो, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी जो फर्स्ट टिप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो, ये अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि कैसी फालतू की बात है। पहली बात तो हमारी इतनी स्पीड ही नहीं है कि हम पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाए। और दूसरी चीज क्या जरूरत है यार, हमें तो 40 लाने हैं, 60 लाने हैं, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की इतनी मेहनत ही क्यों करनी है हमें। ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में आती होगी। बट आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे 60 मार्क्स का, तो अब आप ये देखो कि आपको, अगर आप सिर्फ पासिंग के लिए भी एम कर रहे हो, तो 60 में से 40 लाने होंगे। तो आपको कितना अच्छा पेपर करना होगा वो 60 मार्क्स का, ताकि आपके 40 आ जाए। अगर आप अटेम्प्ट करते हो 70 का, तो 70 में से 40 लाने, और अगर आप 100 का अटेम्प्ट करते हो तो आपको 100 में से 40 लाने। अब आप ये चीज सोचो कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बहुत ही मतलब पासिंग मार्क्स का सोचते हो कि हमें तो बस 40 चाहिए, तो हम ठीक है थोड़ा बहुत पेपर भी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, 40 आ जाएंगे, तो वो एक अलग अप्रोच है। बट अगर कोई स्टूडेंट एग्जेम्पशन के लिए एम कर रहा है, उसको ये लगता है कि उसकी एग्जेम्पशन आ सकती है लॉ में और आनी चाहिए, बिकॉज ग्रुप क्लियर होने के लिए वो आपकी हेल्प करेगी, और बिल्कुल कर सकता है। आपका जो लॉ का पेपर है उसमें आराम से आपकी एग्जेम्पशन आ सकती है। और इवन अगर आप एग्जेम्पशन के लिए नहीं भी सोचो तो भी आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। आप ये सोचो कि अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, हर क्वेश्चन में वो आपको 2 से 3 मार्क्स तो देगा ही देगा, तो आपके लिए पास होना बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, पास होने, पास होना काफी इजी हो जाता है। तो अगर आप कम मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे तो आप ये सोचो कि 60 में से पास होना है अभी, यानी 60 में से 40 लाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो 60 का इतना अच्छा करोगे कि सारा ही अच्छा करके आओ तब आपके 40 आएंगे। 100 में हो सकता है कि कुछ कुछ मिस्टेक्स भी हो जाएं, पर स्टिल कितनी मिस्टेक हो जाए, 2 से 3 मार्क्स तो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे ही। ठीक है, तो उस केस में आपकी जो है पास होने की प्रोबेबिलिटी और अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और मैंने ये वाली टिप मेरी भी सारे एग्जाम्स में की थी। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी मिले थे एग्जाम में जो मुझे अच्छे से नहीं आते, और इवन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें लिखना क्या है, पर स्टिल कहीं ना कहीं आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका आंसर इससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो अगर आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आपको कुछ रिलेटेड अगर याद आ रहा है कि अच्छा ये टॉपिक में ये वाला पॉइंट था, एग्जैक्ट पॉइंट क्या था वो तो हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट हम वो प्रोविजन तो लिख के आ सकते हैं, तो आप एटलीस्ट वो तो करके आओ, छोड़ के मत आओ आंसर्स को। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट। एंड ये आप तभी कर पाओगे जब आप फर्स्ट आंसर से ही बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे हो। अगर आप आगे जाके कि हम ठीक है स्टार्टिंग के 3-4 आंसर्स तो बहुत आराम से लिखे हैं हमने, टाइम पास कर रहे हैं हम, या इधर उधर देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसा पेपर कर रहे हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में बिल्कुल मत करना। आप फाइनल में हो तो आपको ये चीजें पता होंगी, तो आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से ही बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करनी है। और उसके लिए पहले से ही मैंने आपको इसीलिए कहा था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज देखनी है कि आपको 3 घंटे ही मिलते हैं सिर्फ, और 3 घंटे में आपको कितने मार्क्स का पेपर करना है, 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स का पेपर करना है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम देखें तो 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स, तो आपको 1 मार्क के लिए अप्रोक्स कितने मिनट मिलेंगे, 1.8। 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने मिनट मिल रहे हैं, 1.8। तो अगर आपके 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं
तो अगर हम इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो आपको एक 7 मार्क का क्वेश्चन करने के लिए कितने आपके आ जाएंगे 12.6 मिनट। इसका मतलब 12 to 13 मिनट्स अप्रॉक्स आपका आ रहा है एक 7 मार्क का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको और बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि आपको पता है आपके 30 मार्क्स के तो एमसीक्यूज ही आते हैं। तो एमसीक्यूज में हमें ऑब्वियस है उतना टाइम नहीं देना होता जितना हमें अपने जो है वो सब्जेक्टिव आंसर्स में देना होता है। तो इसीलिए जैसे हमने यहाँ पे बोला कि आपका 1 मार्क अप्रॉक्स 2 मिनट के समथिंग होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि आप एमसीक्यू करोगे तो एमसीक्यू 30 मार्क्स के आते हैं। तो 30 मार्क्स के आते हैं और वहां पे आपको जस्टिफिकेशन नहीं लिखनी होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में जो है ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको रीजन भी देना है। अभी कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आंसर लिख सकते, ठीक है, जो भी आपका आंसर है। तो आपको एमसीक्यू में ऐसे नहीं कि आप 1-1.5 घंटा एमसीक्यू में लगा दो, नहीं। एमसीक्यू में मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स, 15 मिनट का टारगेट रखूं, 20 तक जाता है, ठीक है, 20 से ज्यादा आपके एमसीक्यूज नहीं होने चाहिए। तो 20 मिनट मैक्सिमम रखो उसको, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रखोगे एमसीक्यूज की। तो ओनली 15 to 20 मिनट्स आपके एमसीक्यूज के होंगे। एंड ऑल्सो एमसीक्यू को सबसे पहले करो, क्योंकि हम क्या करते हैं उसको एंड के लिए छोड़ देते हैं, फिर एंड में हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जल्दी पेपर करना है, टाइम कम बचा है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं गलत आंसर्स लिख के आ जाते हैं और फिर हम पूछने का भी ट्राई करते हैं कि तू बता दे तू बता दे, क्योंकि उस टाइम पे अपना माइंड एकदम ब्लॉक हो चुका होता है कि अच्छा अब टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है। तो आप सबसे पहले ही एमसीक्यू कर लो तो आपका माइंडसेट इतना मतलब ना पॉजिटिव हो जाएगा कि चलो मेरे 20 मिनट में, स्टार्टिंग के 20 मिनट में 30 मार्क्स का तो मेरा पेपर हो चुका है, अब मुझे सिर्फ 70 मार्क्स का करना है। तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी भी लेके आएगा, आप मतलब एक सेटिस्फैक्शन भी रहेगा कि अच्छा अपना इतना अच्छा सिग्निफिकेंट पोर्शन हो गया है। तो आपको एमसीक्यू सबसे पहले करने हैं एंड एमसीक्यू में मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स देना है, दैट्स इट। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास में यहाँ पे 70 मार्क्स के लिए कितने बचते हैं 160 मिनट। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे निकाला था ना कि आपके 180 जो मिनट्स हैं वो 100 के हैं, तब अगर आप यहाँ पे एमसीक्यू के लिए जो टाइम है 15 से 20 मिनट उसको हटा लेते हो, आपने मान लो 20 मिनट हटा लिए, तो आपके पास 160 मिनट्स बचते हैं 70 मार्क्स के लिए। तो अब आप देखो नॉर्मली आपको कितने मिलते, 12.6 मिनट्स एक 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए। पर अब क्योंकि हमने एमसीक्यू जल्दी कर लिए, तो आपको एक 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे 15 to 16 मिनट। तो अगर आप एमसीक्यू जल्दी कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए मार्क्स जो है, मिनट्स जो है वो ज्यादा मिल जाए, ठीक है। सो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा पेपर उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर जो है वो इतनी सारी कॉपीज चेक कर रहा है, अब वो देखो पहले से ही ना इरिटेटेड है क्योंकि हो सकता है बहुत सारी उसने बेकार कॉपीज भी चेक करी होंगी, और वो स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन, मान लो आपने पहला क्वेश्चन बहुत गंदा किया और आपने आगे के 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिखे, बट पहला क्वेश्चन इतना गंदा किया है कि नॉर्मली भी ऐसा होता है ना अपनी लाइफ में कि कोई, हम किसी से फर्स्ट मीटिंग करते हैं और फर्स्ट मीटिंग में हमें वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने कोई बहुत ही बेकार हरकत कर दी, तो हमारा माइंडसेट बन गया कि घटिया आदमी है, मत ही मिलो इससे, तो नेक्स्ट टाइम जाना ही नहीं है इससे मिलने। होता है, हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, बट पहली मीटिंग में फर्स्ट इंप्रेशन में खराब कर दिया उसने। सेम ही चीज यहाँ पे भी हो रही है, हो सकता है आगे वाले आंसर्स बहुत अच्छे हैं बट फर्स्ट आंसर खराब है, तो वो उसी माइंडसेट से चेक करेगा, हटाओ बेकार कॉपी है, ठीक है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग के कम से कम 2 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करने चाहिए जो आपकी बेस्ट हो, ठीक है। तो हमेशा बेस्ट, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं बेस्ट को सेव करो फॉर द लास्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग करनी है बेस्ट से, तो स्टार्ट विद योर बेस्ट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आपके बेस्ट है। अब आपको ये डिसाइड कब करना है, आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है ना, तब डिसाइड करो कि हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से हमें सबसे अच्छे क्वेश्चंस कौन से आते हैं, ठीक है। तो वो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका स्टार्टिंग अच्छा हो गया ना तो वो आगे जाके ना एक अच्छे माइंडसेट से कॉपी चेक करेगा, और कोई गलती भी है ना तब भी वो हो सकता है गलती को इग्नोर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये समझना जरूरी है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कभी कभी क्या होता है हमसे पूछा कुछ और जाता है, हम आंसर कुछ और कर देते हैं,
ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो, अपने अलग अलग अपन टॉपिक्स पढ़ते हैं, मान लो आपसे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फैमिली बिजनेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से होता है, करेक्ट है। अब आपने जो है ये समझा ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग लिख दिया, उसके एडवांटेजेस लिख दिए, ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, खत्म। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले? अरे उसने तुमसे पूछा फैमिली ओन्ड बिजनेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल है, क्या इवोल्यूशन है, तुमने वो बताया नहीं। वो ही नहीं बताओगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? तो जब पूछा गया है ना, अगर किसी क्वेश्चन में 2 से 3 सब क्वेश्चन है, तो सारे आंसर्स देने हैं। ये नहीं सोचना है हमें स्टार्टिंग के 2 दे दिए तो अपने आप मार्क्स मिल जाएंगे, थर्ड वाले के मार्क्स क्यों ही कटेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो वो मार्क्स डिवाइड होंगे। ऐसा हो सकता है कि 2+2+3 का हो। तो अगर आपने ये 2 ही क्वेश्चन किए हैं तो आपको 4 में से मार्क्स मिलेंगे, ना कि 7 में से, क्योंकि आपने 3 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ठीक है। सो इसीलिए आपको सारे के सारे जो आंसर्स हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर्स करने होंगे और सेपरेट हेडिंग्स बनानी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे हेडिंग्स बनाकर करो। तो हर एक टॉपिक जो भी आपसे पूछा जा रहा है, हर एक सेपरेट क्वेश्चन की सेपरेट हेडिंग बनाओ। मीनिंग ऑफ सीजी, सीजी इन फैमिली बिजनेस, सीएसआर प्रोविजन, जो भी पूछा गया है, अलग 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 हेडिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक में अगर 6 स्टेप्स हैं, तो आपको सारे के सारे 6 स्टेप्स लिखने हैं। कोई प्रोसेस पूछा है आपसे, जैसे मान लो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पूछा है, अब आपने क्या करा, उसमें 3 ही स्टेप्स लिखे और तुम बोल रहे हो हमारे मार्क्स ही नहीं आ रहे। सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस पूछा है, अब वहां पे भी हम पढ़ते हैं 6 स्टेप्स आ रहे हैं, तुमने लिखे ही नहीं। 6-7 स्टेप्स हैं, तुम लिख के ही 4 आओगे, तो मार्क्स कैसे आएंगे? फिर तुम चारों को कितना ही अच्छा लिख दो, बट टोटल स्टेप्स जितने हैं वो तो लिखने ही चाहिए थे। तो इसीलिए जितने स्टेप्स है ना, वो सारे के सारे स्टेप्स ट्राई करो कि याद करो। अंदर का कंटेंट रिड्यूस कर सकते हो, ये हमने पहले भी बात की है, बट स्टेप्स ज्यादा से ज्यादा लिखो। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन। सेक्शंस हमने पहले भी बात की थी कि सारे अगर आपको याद नहीं भी होते हैं, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर आप लिखते हो तो आप 100% श्योर होने चाहिए हो कि हाँ इसका यही सेक्शन है। अगर आप श्योर हो तो ही आप लिखो। जैसे मान लो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स है, अब इंटर कॉर्पोरेट लोन्स है, हमें याद ही नहीं आ रहा कि इसका जो सेक्शन है 186 था, 187 था, क्या सेक्शन था, 188 था, तो हमने क्या लिख दिया, 188 लिख दिया। भाई 188 रिलेटेड पार्टी का है, अलग अलग चीजें हो गई दोनों। तो जब तक तुम श्योर नहीं हो कि 186 है, अच्छा इवन इसमें सबसेक्शंस भी आता है, 186 सबसेक्शन 1 उसका अलग है, जो लेयर्स वाला प्रोविजन है, 186 सबसेक्शन 2 अलग है। तो सबसेक्शंस भी हैं कहीं कहीं पे, अगर आपने पढ़े हो तो वो तब ही लिखना जब आप श्योर हो। अगर आप श्योर नहीं हो, अवॉइड इट। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, डोंट स्ट्रेट अवे अवॉइड केस स्टडी क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम केस स्टडी क्वेश्चन से बहुत डर जाते हैं कि यार ये तो ना डिफिकल्टी होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ो हटाओ। हम करते ही नहीं है, हम डायरेक्टली किस पे कूद जाते हैं, जाके डायरेक्ट क्वेश्चन। और हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता ही नहीं हो, मतलब आपको स्टेप्स ही नहीं याद आ रहे हैं या आपको पॉइंट्स ही नहीं बन रहे हैं, फिर भी हम गलत गलत या उतना अननेसेसरी टॉपिक लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने केस स्टडी वाला क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, हम डर गए उसको, उसकी लेंथ देख के। ऐसा नहीं करना है। रीडिंग टाइम जो आपको मिल रहा है उसमें आप यही देखो कि केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है ना, उसमें से भी आपको आंसर्स आ सकते हैं और वो इजी होते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ के गए हो तो वो आपको आ जाएंगे डेफिनेटली, कोई बहुत डिफिकल्ट वाली चीज नहीं होती है। नेक्स्ट है, एक आंसर पे ओवर थिंक मत करो। जैसे मान लो आपको एक आंसर नहीं आ रहा, जैसे हमने अभी ऊपर क्या बात की कि आपको एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट्स मिलेंगे, 15 से 16 मिनट इतने ही लगाने। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि 16 मिनट बाद तो अगर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ तो छोड़ ही देंगे हम उसको, 16th मिनट बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाएंगे। नहीं, 15 से 16 मिनट आपको अप्रॉक्स एक क्वेश्चन पे देना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके 20 मिनट भी लग जाए, और हो सकता है किसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपने सिर्फ 11 से 12 मिनट लिए हो। तो ये अप्रॉक्स चीज है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 16 पे एंड करके नए क्वेश्चन पे जाना ही है भाग के, ऐसा नहीं होता। अप्रॉक्स इतना अमाउंट लो आप। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन पे हमने आधा घंटा दे दिया, 30 मिनट स्पेंड कर दिए, वो ज्यादा है। ठीक है, वो चीज हमें नहीं करनी है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पे बैठे मत रहो, नहीं आ रहा छोड़ो, स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो। लीव सम स्पेस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर आपको कभी कभी लगता है
कि जैसे मान लो आपने एंड में कोई आंसर स्टार्ट कर लिया, सिर्फ आपके पास में 5 से 7 मिनट रहते हैं और आपको पता है ये आंसर यार कंप्लीट तो नहीं होने वाला, ठीक है, तो अब उसको हम क्या करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से लिखते हैं कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऐसा 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 पूरा प्रोविजन लिख रहे हैं। ऐसा मत किया करो, जब भी आपको लगता है कि आप पूरा आंसर नहीं कर पाओगे तो मेन प्रोविजन जो है फिर हम इलेबोरेशन नहीं देंगे उस, नॉर्मली तो हम थोड़ा बहुत इलेबोरेशन भी देते हैं। अगर आपको लग रहा है टाइम कम है, मेन प्रोविजन लिखो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, कंक्लूजन लिख दो, पूरा आंसर लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा लिखोगे कंक्लूजन तक वैसे ही नहीं पहुंच पाओगे, मार्क्स भी नहीं आएंगे अच्छे। इसीलिए प्रोविजन लिखो, कीवर्ड लिखो शॉर्ट में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंक्लूजन लिख के आओ, ठीक है, कंक्लूजन लिखोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है, जितने भी सब पार्ट्स, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन 2 आया, क्वेश्चन 2 का ए आया, क्वेश्चन 2 का बी आया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 2A पहले करते हैं, फिर 3A कर दिया, फिर 2B कर दिया, फिर 4A कर दिया, फिर 5B कर दिया, फिर 5A कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ऐसा मत करो, सब पार्ट्स एक जगह पे करो, ठीक है। क्वेश्चन मान लो आप 4 पहले कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4A 4B, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करो जिसके दोनों सब पार्ट्स आपको आते हो अच्छे से। 4A 4B एक प्लेस पे, 5A 5B एक प्लेस पे, 2A 2B एक ही प्लेस, 2A पहले फिर 3 पेज के बाद 2B कर रहे हैं, नो ऐसा मत करो, सब पार्ट्स एक ही जगह पे करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको लाइन से आंसर्स आते हैं, आपको लगता है मुझे सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, थर्ड क्वेश्चन भी आता है, फोर्थ, तो सीक्वेंस से आ रहा है तो सीक्वेंस से करो, अच्छी बात है। नहीं आ रहा तब तो ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन को पहले कर सकते हैं, बट सीक्वेंस से आ रहा है तो आप वैसे करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। बट ठीक है, कैसे भी करो, सब पार्ट्स एक जगह पे आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को प्रॉपर्ली मेंशन करो। कुछ बच्चे मतलब इतना आलस दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर को मेंशन करने में, समझ में ही नहीं आ रहा 2 लिखा है 3 लिखा है क्या लिखा है, फिर उससे मार्क्स कटते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसे लिखते हैं जैसे 2 का ए लिख दिया, अब इनको 2 का बी लिखना था, बट जल्दीबाजी में आके 3B लिख दिया, अब मार्क्स कटेंगे इस चीज पे। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से मेंशन, ठीक है। न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से ही स्टार्ट करो, प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, ऐसे हमें खिचड़ी नहीं बनानी है, सब एक ही पेज पे लिखना है, आए चाहे मत आए लिखना ही पड़ेगा। 2A 2B कंप्लीट हो गया, 3A करना है, 3A नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, ठीक है, कंजूसी मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, अवॉइड ओवर राइटिंग। कुछ बच्चे पता नहीं कितना ज्यादा ओवर राइट, अच्छा पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा ना सोचो पहले कि हमें क्या लिखना है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली अच्छा ठीक है क्वेश्चन आधा पढ़ लिया और स्टार्ट कर दिया, फिर जाके रियलाइज हो रहा है अरे नहीं नहीं ये तो ये पूछा ही नहीं है इसने, हमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, हमने स्टार्टिंग का कुछ टॉपिक पढ़ लिया और स्टार्ट कर दिया। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो, और ओवर राइटिंग मत करो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना था, तो मैं ठीक है सिंपल क्या करूंगी, मैं इसको इस तरीके से कट कर दूंगी। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे कॉपी ही फट के हाथ में जब तक नहीं आ जाएगी ना हम रुकेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं करना है। काट के ऊपर लिख दिया गंदी सी हैंडराइटिंग में, जितनी गंदी कॉपी रखोगे ना उतना प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको ठीक है थोड़ा बहुत कुछ काटना भी है तो इस तरीके से काटो कि वो ज्यादा गंदा ना लगे, नीट एंड क्लीन कॉपी रहनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पॉइंट है अवॉइड राइटिंग ए बी। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, अपने पास सेक्शन 186 है, तो 186 सबसेक्शन 1, 186 सबसेक्शन 1 है। अब हो सकता है ना कि आपको सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 याद नहीं हो, सिमिलरली सेक्शन 187 का भी सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 आपको याद नहीं हो। अब हमने तो सबसेक्शन नहीं लिखा, हमने ऊपर क्या लिखा, हमने ऊपर लिखा सेक्शन 186। अब मैं नॉर्मल पॉइंट लिख रही हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल पॉइंट लिख रही हूँ 186 का। मैंने पॉइंट नंबर 1 बना दिया ऐसे, मैंने फिर लिख दिया, मैंने पॉइंट नंबर 2 बना दिया ऐसे लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये क्या मानी जाएगी, ये सबसेक्शन मान ली जाएगी। ये क्या मान ली जाएगी एग्जाम में, सबसेक्शन। हो सकता है आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो इसको सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 मान के कर ले, क्योंकि आपने ऊपर सेक्शन का रेफरेंस, अब आपने तो ये सबसेक्शन लिखा ही नहीं, आप तो नॉर्मल 1 2 लिख रहे हो, अब हो सकता है इसमें आपकी गलती हो जाए, मार्क्स कट जाए। तो इसीलिए जब भी हमने सेक्शन का मेंशन किया है, 1 2 3 या ABC आप लिखते हो तो हो सकता है वो क्लॉजेस मान ले,
कि इस सेक्शन का क्लॉज ए लिख रहा है, अच्छा ये क्लॉज बी लिख रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो ना, आप ऐसे 1 2 3 या ABC मत बनाओ, आप बुलेट्स बना लो, या आप सिंपल ऐसे एरोज बना लो। हमें आंसर पॉइंट्स में ही करना है, पैरा तो हमें लिखना ही नहीं है बड़े बड़े, तो आप बुलेट्स बना लो, पॉइंट्स बना लो, इस तरीके से काम कर लो। अवॉइड करो आप क्या लिखना, ऐसे ABC या 1 2 3, स्पेशली जब सेक्शन मेंशन किया हो, क्योंकि वो सब सेक्शन के क्लॉजेस या जो है वो सब सेक्शन मान लिए जाएंगे। यूज बुलेट्स इंस्टेड। ठीक है, सो ये कुछ कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप इस तरीके से एग्जाम में जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट, कि एमसीक्यू पहले कर लेना। एमसीक्यू पहले कर लोगे 15 20 मिनट्स में, तो पर क्वेश्चन आपके पास कितने मिनट्स रह जाएंगे, 15 to 16। तो आप आराम से कर सकते हो, इसका मतलब आप 15 से 20 मिनट का टारगेट एक क्वेश्चन को अच्छे से दे सकते हो, और बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर दो, या आप कॉल करके भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।